हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। ओके। तो कल हमने कंडक्शन वाला पार्ट खत्म कर लिया था एंड वी हैड स्टार्टेड विद द रेडिएशन पार्ट। तो हमने डिस्कस किया था कि जो रेडिएशन हमारा होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होता है और लाइट की स्पीड से मूव करता है। तो कोई भी जो बॉडी होती है किसी भी टेम्परेचर पे एक्सेप्ट 0 केल्विन हमेशा जो है कुछ ना कुछ रेडिएशन छोड़ती रहती है और कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब भी करती रहती है। तो मान लो कोई बॉडी अगर आपके रूम पे रखी हुई है, रूम में टेम्परेचर आपका सर 0 केल्विन से ज्यादा ही होनी चाहिए ना? हाँ 0 केल्विन से ज़्यादा। तो अगर मान लो कोई बॉडी आपने रूम में रखी हुई है, रूम में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ पे क्या होगा, बॉडी आपकी कुछ ना कुछ रेडिएशन छोड़ेगी और कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब भी करेगी, क्योंकि भाई टेम्परेचर बॉडी का कांस्टेंट है। तो अगर मान लो केवल रेडिएशन छोड़ती रहेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन आपकी जो बॉडी है मान लो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, रूम में रखा हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पे और रूम का टेम्परेचर 25 है, बॉडी का ही 25 है, तो यानी क्या हो रहा है कि जितने उस पर रेडिएशन गिर रहे हैं और जितना वो एब्जॉर्ब कर रही है, दोनों रेडिएशन हमारे क्या है, सेम रेडिएशन है दोनों। ठीक है, यस दोनों सर। रेडिएशन हमारे सेम है। तो अगर मान लो उल्टा है केस, मान लो अपने बॉडी जो है गर्म करके रख दी रूम में 50 डिग्री सेल्सियस पे, उस केस में क्या होगा, रेडिएशन जो उससे निकलेंगे वो ज़्यादा होंगे और जो उससे रेडिएशन उस पर गिर रहे होंगे वो कम होंगे, जो एब्जॉर्ब कर रही होगी वो कम कर रही होगी। तो उसका टेम्परेचर गिर रहा होगा तो उससे रेडिएशन ज़्यादा होंगे और एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो हमने देखा कोई बॉडी पे जो हीट गिरती है उसकी तीन चीज़ें होती हैं, वो जो है एब्जॉर्ब होती है, रेडिएटेड होती है और ट्रांसमिटेड होती है। एब्जॉर्ब, रेडिएटेड और ट्रांसमिटेड। तो तीनों जो है टोटल हीट का जो पार्ट है, कुछ एब्जॉर्ब हुआ, कुछ रेडिएटेड, कुछ ट्रांसमिटेड। इनका जब हम रेशो निकालते हैं, तो हमारा क्या निकलता है, एब्जॉर्प्शन निकलता है। ये एब्जॉर्बिव पावर नहीं आएगा, एब्जॉर्प्शन ही आएगा बस, ये आता है। या फिर रिफ्लेक्टेंस आता है और या फिर ट्रांसमिटेंस आता है। ठीक है, तीन चीजें होती है, तीन रेशो होते हैं और तीनों रेशो का जो सम आएगा, वो हमारा कितना आएगा, 1। 1 आएगा। सर एब्जॉर्बटेंस और एब्जॉर्प्टिव पावर सेम नहीं है? नहीं, में फर्क है। एब्जॉर्बिव पावर भी देखते हैं क्या होता है। और सर ब्लैक बॉडी के लिए हमने लिखा था ऑल हीट इज अब्सॉर्ब्ड, साथ में एमिट भी होती है ना उसमें? तो हाँ, रेडिएटेड होती है। उसमें क्या होगा कि रिफ्लेक्टेंस नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, केवल ये होगा, और साथ में रेडिएशन इतना एब्जॉर्ब करिए तो रेडिएट भी करेगी। नहीं तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा ना भाई। रूम का टेम्परेचर अगर उसने एक टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है तो वो तो रहेगा नहीं, अगर वो एब्जॉर्ब करती रहेगी बस टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो रेडिएशन भी होता है, बस ये नहीं मतलब होता। थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है? हाँ, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है बिल्कुल। सर सारी चीजें होती हैं क्या थर्मल इक्विलिब्रियम में? मतलब सारी मतलब मतलब हर बॉडी के लिए कंसिडर करना है ये टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, तो स्पेसिफाइड होना चाहिए ना वैसे? मतलब ये है ना कि अगर टेम्परेचर मान लो कांस्टेंट है तो उसका मतलब है कि इक्वल है ये, जो उस पर एब्जॉर्ब हो रहा है और जो इससे बाहर निकल रहा है। हाँ सर, ये और कंडीशन तो स्पेसिफाइड होगी ना हमें जिस भी क्वेश्चन में होगा। हाँ बिल्कुल, अगर ये टेम्परेचर ज़्यादा है तो मतलब रेडिएशन ज़्यादा निकल रहे होंगे, एब्जॉर्प्शन कम हो रहा होगा, है ना? राइट। यस सर। ओके, तो ये हमारा ऐसा होता है। ठीक है, अब जो एब्जॉर्प्टिव पावर होती है एक्चुअली क्या होती है, आपका जो रेडिएशन निकल रहा है एक्चुअली वो अलग अलग वेवलेंथ की फॉर्म में निकल रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की फॉर्म में निकल रहा है आपका, जो आपका रेडिएशन निकल रहा है। तो एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है, सर किसी बॉडी की एब्जॉर्बटेंस 0 हो सकती है? किसी बॉडी का एब्जॉर्बटेंस 0 माने वो कुछ एब्जॉर्ब ना करे, पूरे का पूरा रिफ्लेक्ट कर दे या ट्रांसमिट कर दे? हम्म। पूरे का पूरा ऐसा कोई केस यूजुअल तो नहीं होता, मैंने देखा तो तो नहीं। मतलब जैसे जो वो था कि सारी बॉडीज हर टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब और एमिट करती है, वो उसके हिसाब से तो फिर 0 नहीं हो सकती ना?
हाँ बिल्कुल, सर जो वो यही वाली रेडिएशन है ना जो हम बोलते हैं कि ये एब्जॉर्ब करती है। हाँ बिल्कुल एब्जॉर्ब तो करेगी करेगी, करना ही पड़ेगा उसे। यस, क्या बोल रहे हैं, कुछ डाउट बोल रहा था कोई? सर जीरो हो सकती है ना क्या जीरो, अब्जॉर्बेंस, वो रिफ्लेक्ट कर देगी। क्या कर देगी, अगर रिफ्लेक्ट कर दे पूरी? यस सर, उसकी तो जीरो हो जाएगी फिर। रिफ्लेक्ट पूरी तो कोई करेगी नहीं ना, मतलब प्रैक्टिकली तो कोई नहीं कर सकती। अगर रिफ्लेक्ट अच्छा करेगी तो इसका मतलब ये होगा कि एब्जॉर्ब नहीं कर रही, लेकिन रेडिएट तो कर ही रही है। अगर उसका टेम्परेचर कुछ है तो रेडिएट तो करती करती है, और एब्जॉर्ब कर नहीं रही, सारा रिफ्लेक्ट कर रही है, तो फिर क्या होगा, इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा ना। फिर तो ये तो कभी इक्विलिब्रियम रह ही नहीं पाएगी, तो उसका टेम्परेचर गिरता रहेगा नीचे, इसका कंटिन्यूस टेम्परेचर गिरता रहेगा फिर तो ऐसा तो होता नहीं ना प्रैक्टिकली। तो सर इनकी एब्जॉर्बेंस जीरो नहीं है? जीरो नहीं होगा ना, मतलब जीरो का मतलब ये होगा कि सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो गया या ट्रांसमिटेड हो गया, कोई एब्जॉर्ब ही नहीं किया उसने। जो एनर्जी गिरी सारी रिफ्लेक्ट हो गई या ट्रांसमिटेड हो गई यहाँ से, एब्जॉर्ब की नहीं, लेकिन रेडिएशन हो रहा है। रेडिएशन तो होगा, ये तो लॉ है आपका। तो रेडिएशन अगर होगा तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना आपको। सर मतलब कोई भी बॉडी परफेक्ट रिफ्लेक्टर नहीं होगी या परफेक्ट ट्रांसमीटर? नहीं, परफेक्ट रिफ्लेक्टर यूजुअल नहीं होती है बॉडी कोई भी, कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब जरूर करती है। हर टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन होता ही होता है। ओके और सर। सर ब्लैक ब्लैक बॉडी के लिए तो फिर ये तो बना जाता है ए। हाँ, मैंने एब्जॉर्प्शन पूरा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जीरो हो जाए। ए जीरो नहीं हो सकता ना, वन तो हो सकता है। सर मतलब आर और टी जीरो हमारे हो सकते हैं। आर और टी हो सकते हैं कि ये जीरो हो जाए ब्लैक बॉडी के लिए। ब्लैक बॉडी भी एक वैसा कंसेप्ट है, मैंने थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली तो एक यस के, सर, वो भी रियलिटी में थोड़ी होती है। हाँ एक के करीब आ सकते हो आप बिल्कुल, कि 0.00099999 है ना। तो लेकिन हो यस सकता है, सर। लेकिन ए जीरो होना डिफिकल्ट है। यस सर। ठीक है, तो एब्जॉर्प्टिव पावर जो होती है एक्चुअली रेशो ही होता है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए डिफाइन होता है ना। तो एब्जॉर्प्टिव पावर फॉर अ वेवलेंथ क्या होती है, मैंने आपको बताया कि डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशन निकलते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ के एब्जॉर्ब भी करते हैं। तो वी विल से कि एब्जॉर्प्टिव पावर फॉर अ absorptive power of a body for a given wavelength lambda given wavelength lambda is defined as the ratio। ये पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए डिफाइन है, ठीक है। अभी जो बात कर रहे थे वो पूरी पावर की बात कर रहे थे, अभी जो हम बात कर रहे थे पूरी पावर की बात कर रहे थे। तो ये जो है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए है, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट absorbed in a certain time to the total heat incident on it। ठीक है, इंसिडेंट ऑन इट इन द सेम टाइम ऑफ सेम वेवलेंथ। मैंने आपकी एक वेवलेंथ की रेंज होनी चाहिए, सेम टाइम around the same wavelength lambda। ये पर्टिकुलर लैम्डा के लिए डिफाइन होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो आपकी जो रेडिएशन होते हैं जो बॉडी से निकलते हैं या उस पर गिरते हैं, वो कुछ ऐसा कर्व बनाते हैं। ठीक है, उसका जो वेवलेंथ होगा डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लिए, आपका डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी बनती है। ठीक है, तो इनका जो कर्व बनता है वो कुछ ऐसा बनता है।
ठीक है। मतलब सर वो किसी एक स्पेसिफिक लैम्डा पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हाई होगी। हाँ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इंटेंसिटी हाई होती है और हर वेवलेंथ पे कुछ ना कुछ आपकी इंटेंसिटी होती है। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे निकालना चाहूँ कि कितना उसमें एनर्जी गिरी, कितना उसने एब्जॉर्ब किया, तो मेरे को ऐसा कुछ एक एरिया लेना पड़ेगा, बहुत छोटी वेवलेंथ यहाँ पे लेके डी लैम्डा। तो एक्चुअली हम ले लेते हैं लैम्डा प्लस माइनस हाफ ले लेते हैं, मैंने 1 एंगस्ट्रॉम प्लस माइनस ले लेते हैं, तो ये डी लैम्डा होता है हमारा। तो हम डी लैम्डा पे देखते हैं कि हमारी जो एनर्जी है वो कितनी इंसिडेंट हुई और कितनी एब्जॉर्ब हुई। तो इसको हम बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ये इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी आई है। ठीक है, तो हम लैम्डा प्लस माइनस हाफ पे देखेंगे कि वहां पे कितनी हमारी एनर्जी उस पर गिर रही है, कितनी वो एमिट कर रही है, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि उसका जो है एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी है। सर ये लैम्डा हमने कहाँ से लिया है, मतलब डी लैम्डा से पहले या डी लैम्डा के पास? वो डी लैम्डा वही है एक्चुअली। लैम्डा मान लो आपने 7000 एंगस्ट्रॉम पे निकालना है सपोज, तो आप ले लोगे 6999.5 से और 7000.5, तो ये आपका जो है डी लैम्डा ही है। 7000 यहाँ पे होगा कहीं बीच में। यस सर। तो फिर सर ये तो काफी पास हो गया, मतलब इसके अंदर तो डी लैम्डा और लैम्डा में कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहा। ये फर्क क्यों नहीं, डी लैम्डा आपका जो वैल्यू है वो लगभग 1 एंगस्ट्रॉम हुई ना ये, हाँ यस सर। और ये 7000 एंगस्ट्रॉम है। ओ अच्छा, वैसे हाँ यस सर है। सर ये पीछे वाला सिलेक्ट कर देना एक बार। यस सर, हो गया सर ये वाला। ऐसे अगर आप इमिसिव पावर की बात करें, सर ये डी लैम्डा हम निकाल क्यों रहे हैं? डी लैम्डा क्यों निकाल रहे हैं, मतलब ये एक्चुअली लिखा क्यों है आपने? इसलिए निकाल रहे हैं कि जो एब्जॉर्प्टिव पावर होती है वो पर्टिकुलर एक लैम्डा के लिए डिफाइन की जाती है। जैसे हमने ए लैम्डा लिखा है ना, तो हाँ, ये अलग अलग वेवलेंथ के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर अलग अलग आ सकती है बॉडी की, ये डिफरेंट डिफरेंट इसके लिए हर तो लैम्डा के हम लिए। उसी अलग पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी देखना चाह रहे हैं क्या? हम पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए देख रहे हैं कि उस पे मैंने मान लो 2 जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर एरिया में डाली एनर्जी, मान लो सपोज उसमें एब्जॉर्ब कितनी करी, मान लो 1 जूल करी, तो 50% 0.5 आया उसका एब्जॉर्बिविटी। ये मान लो 7000 एंगस्ट्रॉम पे है। अब आपने चेक किया कि मान लो मैं 7500 पे चेक करता हूँ, तो मैंने 2 जूल मान लो यहाँ पे कम डाला या कुछ और यहाँ पे एनर्जी जो है आपने मान लो डाली सपोज 1 जूल, और उसने एब्जॉर्ब किया सपोज 0.8 जूल, तो यहाँ पे एब्जॉर्बिव पावर आपकी जो आएगी वो 0.8 आ जाएगी। तो आप हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट पावर निकालोगे, तो पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आप बोलोगे कि भाई एब्जॉर्बिव पावर बॉडी की कितनी है। सर तो इंटेंसिटी का अब्जॉर्प्टिव पावर से क्या रिलेशन है? इसका रिलेशन ये है कि जो लाइट उस पर गिर रही है वो अलग अलग वेवलेंथ की इंटेंसिटी अलग अलग है। मैंने 7000 एंगस्ट्रॉम की जो इंटेंसिटी थी वो मान लो 2 जूल की एनर्जी गिर रही है, और 7500 वाली 1 जूल की गिर रही है। तो आप देखोगे कि उसमें से कितना एब्जॉर्ब किया उसने, 7500 वाली में से कितना एब्जॉर्ब किया, 0.8 किया मान लो, तो 1 में से 0.8 किया, और यहाँ 2 में से 1 किया। तो आपको तो मतलब इंटेंसिटी, सर ये जो इंटेंसिटी है हमें उसका मेजर दे रही है ना कि टोटल हीट एक तरह से कितनी गिरेगी। हाँ टोटल हीट कितनी गिर रही है। इंटेंसिटी क्या होता है आपका, एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है ना, पर यूनिट कितना गिर रहा है वहाँ पे, पर यूनिट टाइम में कितना इंटेंस एनर्जी गिर रहा है वहाँ पे। पता नहीं सर फॉर्मूला तो। अच्छा, नहीं पता। इंटेंसिटी आप लोगों ने कहीं देखा नहीं अभी तक, कोई फॉर्मूला आया नहीं आप लोगों का? मैंने कहीं आपने वैसे देखा हो कहीं और सब्जेक्ट में, या तो खैर बाद में अभी आप वेव वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे इंटेंसिटी वगैरह आ जाएगा, और उसमें अगर लाइट पढ़ोगे आप 12th क्लास में तो वहाँ भी इंटेंसिटी वगैरह का जिक्र आ जाएगा। तो आपका वैसे कभी अभी और किसी सब्जेक्ट में नहीं आया कहीं पे इंटेंसिटी वगैरह, आपने कहीं डिस्कस नहीं किया? नो सर। एनर्जी पर यूनिट एरिया होना चाहिए। अभी हमने जैसे डिस्कस खाया कहीं पे किया था ना इंटेंसिटी के बारे में, या बिल्कुल किया ही नहीं है कहीं पे? नहीं किया। एक दिन हमने क्लास में अभी तो डिस्कस नहीं किया था, हुआ। ऐसा कुछ क्वेश्चन वगैरह आ गया था तो डिस्कस नहीं किया था हमने कुछ? नो? सर वैसे नो लग सर।
अच्छा, मेरे को है ध्यान आ रहा है कि कुछ कुछ आया था तो फिर हम डिस्कस कर रहे थे कि यार इंटेंसिटी ये होती है वो होती है, ऐसा कुछ। नो। सर वो किसी और क्लास का करा हुआ सर। अच्छा, आजकल ऐसे हो रहा है क्लास में बिल्कुल सब्जेक्ट तो चल रहे हैं बिल्कुल क्लोज क्लोज। तो अभी जो रिवीजन क्लास चल रही है उसमें भी जो है वो चल रहा था, क्या नाम बोलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। हाँ हाँ फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा था उनका भी वो चल रहा था, तो मैं उसमें हो जाता है कि किस क्लास में कौन सा पढ़ा दिया। आई तो अभी आएगा, ये डिटेल में आएगा आगे, है ना, अभी आगे डिटेल में आएगा तो वहाँ पे देख लेंगे। ये जो है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम हमारा होता है, तो उसको देख लेंगे क्या होता है। ठीक है। सर एक चीज पूछूं? हम्म। ये तो समझ आ गया कि अलग अलग लैम्डा पे अलग अलग एब्जॉर्प्टिव पावर है, लेकिन फिर ये लैम्डा प्लस माइनस हाफ क्या है? भाई आप किसी पर्टिकुलर लैम्डा पे नहीं ले सकते ना, मैं बोलूँ कि भाई 7000 एंगस्ट्रॉम वाली बताओ वेव पे कि कितनी गिर रही है, तो एग्जैक्टली 7000 हाँ। पे क्या बनेगी, ये तो लाइन बनेगी ना एक, इस लाइन का एरिया क्या होगा, 0 होगा। आपको कुछ एरिया तो चाहिए ना। अच्छा, तो वो एक रेंज देख रहे हैं हम, बिल्कुल, वो रेंज देख रहे हैं ना हम। छोटी सी रेंज। हाँ ओके बिल्कुल। सर। क्लियर है। हाँ, अब समझ आ गया। जैसे सर कर लोगे सीधा, तो वैसा ही है यहाँ बीच में पे। आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर। आवाज कट गई थी। यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं आपसे बोलूँ कि भाई 10 मीटर पर सेकंड, आवाज आ रही है आप लोगों को? सर अभी फिर से फिर कट से गई कट थी। गई थी सर। अच्छा, एक मिनट रुको यार। हाँ 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 हाँ, एक बार मैं दोबारा कनेक्ट होता हूँ, उसको बंद हटा के फिर कनेक्ट करता हूँ। हम्म। ओके, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस यस सर। सर। ओके। हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपको कि जब कोई भी आप ऐसा कुछ निकालते हो तो आपको एक आगे की रेंज और पीछे की रेंज चाहिए होती है, तभी आप एक बता पाते हो कि वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, जैसे मैं कहता था कि एक्सेलरेशन आप निकालोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो उसमें दो वेलोसिटी तो निकालनी पड़ेंगी ना आपको, तभी तो चेंज आएगा। v2 माइनस वी वन बाई टी करोगे ना। यस सर। अब मैं आपको बोलूँ कि भाई मेरी 10 मीटर पर सेकंड जब वेलोसिटी थी उस समय एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा, तो सर आप नहीं निकाल सकते। कुछ तो आगे पीछे करोगे तभी तो मैं निकाल पाऊंगा। तो ऐसे ही यहाँ पे है, तो कुछ आप मेरे को रेंज दोगे तभी मैं कर पाऊंगा ना काम, तो मैं मिनिमम रेंज दूंगा, कम से कम रेंज उसमें निकालने की कोशिश करूंगा एब्जॉर्प्टिव पावर। तो एक एंगस्ट्रॉम की हम लोग ले लेते हैं वेवलेंथ, उससे हम निकालते हैं। ठीक है, चलो। सर इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा कौन सा फॉर्मूला? एब्जॉर्प्टिव पावर का? किससे? ग्राफ से? हाँ सर, फॉर्मूला क्या लिखेंगे इसका? फॉर्मूला क्या लिखेंगे? फॉर्मूला उसने क्या बोला कि जितनी आपने एनर्जी एब्जॉर्ब करी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे और जितनी उसने एनर्जी आपने डाली, तो आपने जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी और एनर्जी इंसिडेंट उसका रेशो, अच्छा क्या सर। बोला है, रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू द टोटल हीट इंसिडेंट फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। ठीक है। सर ऐसा तो अब्जॉर्प्टेंस में भी था। लेकिन एब्जॉर्बेंस में हमने टोटल हीट की बात की थी ना, हमने पर्टिकुलर यस उसकी सर। नहीं की थी, वेवलेंथ की। अच्छा सर, समझ गया। हमने देखा था कि टोटल हीट क्या हो रही है हमारी, है ना। ओके सर। इसलिए हम एब्जॉर्प्टिव पावर डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर उसके लिए। अच्छा, सर यूनिट वॉट होगा ना इसका? यूनिट तो यूनिट लेस हो जाएगी, रेशो है ना, सेम सेम उसका।
यस सर, हाँ क्वांटिटीज वो जी। डायमेंशनलेस हो जाएगा नहीं तो, यूनिटलेस डायमेंशनलेस रेशो है क्योंकि एनर्जी बाय एनर्जी का, दिस इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ठीक है, आगे चलें। इमिसिव यस पावर, सर। इमिसिव पावर जो हमारी होती है ये कोई रेशो नहीं है, ये हमारा जो है पावर ही है कि कितनी पावर आपकी बॉडी जो है रेडिएट कर रही है, इमिट कर रही है फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे मेरी बॉडी कितनी पावर एमिट कर रही है उसे हम बोलते हैं इमिसिव पावर। ठीक है, तो इमिसिव पावर डिपेंड किस पे करेगा वैसे, कि बॉडी मेरी कितनी बड़ी है, मैंने उसका एरिया कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, गर्म बॉडी होगी ज्यादा एमिट करेगी, है ना, और कौन सी वेवलेंथ पे आप बात कर रहे हो, उन सब पे डिपेंड करेगी। तो द इमिसिव पावर इट इज डिफाइंड एज द इमिसिव पावर of a body at a given temperature and for given wavelength. Given wavelength, lambda is defined as the amount of energy radiated per unit time per unit surface area of the body within a unit wavelength range around lambda। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर लैम्डा के अराउंड कितनी एनर्जी मेरा पर यूनिट सरफेस एरिया रेडिएट हो रहा है, वो मेरा होता है इमिसिव पावर। ठीक है, वो होता है मेरा इमिसिव पावर। इसकी जो यूनिट होती है वो आएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर। इमिसिव पावर विल बी वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सर ये विद इन अ यूनिट वेवलेंथ रेंज अराउंड लैम्डा, हाँ इसका मतलब ये है कि Same. लैम्डा के आसपास। ये वाला मतलब है इसका भी। अच्छा, हाँ मैं वही सोच रहा था। तो ये पर एक मैंने सिंगल उसके लिए कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है, एक अगर हम बोलें प्लस मैंने 1 नैनोमीटर का रेंज लें यहाँ पे, या 1 एंगस्ट्रॉम का रेंज लें, तो उसमें कितनी आपकी एनर्जी रेडिएट हो रही है वो आपका यहाँ पे बताएगा कि इमिसिव पावर मेरी कितनी है बॉडी की। ठीक है, और ये पर यूनिट सरफेस एरिया ले रहा हूँ, यानी बॉडी की
ये जो प्रॉपर्टी है सरफेस की प्रॉपर्टी हुई ना, क्योंकि मैंने पर यूनिट एरिया ले लिया, बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं हुई, क्योंकि बॉडी का साइज पे डिपेंड करेगा कितना रेडिएशन कर रहा है वो। तो ये प्रॉपर्टी जो है एक सरफेस की प्रॉपर्टी आई, ये एक प्रॉपर्टी किसकी आई, सरफेस की प्रॉपर्टी। क्लियर? सर मतलब अगर स्फीयर और जो रेक्टेंगल का अगर सेम वॉल्यूम है तो फिर सर स्फीयर का सरफेस ही सबसे कम होता है, तो सर फिर रेक्टेंगल का में से पावर सबसे ज्यादा हो जाएगा। नहीं, रिफ्लेक्शन ये जो पावर है ये तो पर यूनिट एरिया निकाली है ना आपने। हाँ मतलब एरिया जितना ज्यादा ज्यादा इमिसिव पावर। अगर वो सेम रेडिएशन निकाल रहे होंगे तो, हाँ अगर दोनों स्फीयर और क्यूब सेम रेडिएशन निकाल रहे होंगे तो हो सकता है। हाँ ना, मतलब क्योंकि स्फीयर का वो एरिया कम है, सबसे कम होता है सिमेट्री के अंदर, और क्यूबॉइड का सबसे ज्यादा होता है, मतलब सबसे ज्यादा नहीं उससे ज्यादा होता है, तो फिर सर उसकी इमिसिव पावर उससे ज्यादा हो जाएगी। उसका कहने का मतलब ये हो गया ना। अदर वे राउंड भी सोचो इसको, देखो अदर वे राउंड सोचोगे अगर, तो ये मान के चलो कि जैसे जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक बॉडी का इमिसिव पावर बढ़ेगी। यस तो सर। अगर मैं, और ये बॉडी के उस पर डिपेंड करता है सरफेस पे, तो अगर मान लो मेरा स्फीयर और क्यूब दोनों सेम मटेरियल के बनने में, सब कुछ सेम है, उसका पॉलिशिंग वगैरह सेम है, तो क्या होगा, इमिसिव पावर दोनों की बराबर होंगी, तो एनर्जी रेडिएट कौन ज्यादा करेगा? सर क्यूबॉइड करना चाहिए। क्यूबॉइड करेगा फिर, है ना। इसको अदर वे राउंड सोचो, ये बेटर तरीका है। एक बार फिर से बता दो। मैंने ये बोला कि किसी बॉडी का जो इमिसिव पावर है ये इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इमिसिव पावर बढ़ेगी, ज्यादा रेडिएशन करेगा वो। तो अगर दो बॉडी हैं, दोनों का टेम्परेचर सेम है और सरफेस दोनों के एक तरह के सरफेस हैं दोनों के, तो क्या होगा, टेम्परेचर सेम है उनकी तो इमिसिव पावर सेम होगी। तो इमिसिव पावर सेम होगी पर यूनिट सरफेस एरिया, तो टोटल अगर मैं बोलूँ कि रेडिएशन किसके ज्यादा निकल रहे हैं, तो एरिया जिसका ज्यादा होगा उसके ज्यादा रेडिएशन निकलेंगे। तो एरिया ज्यादा किसका हो सकता, अगर सेम वॉल्यूम है दोनों का, तो एरिया ज्यादा किसका होता है फिर? वहां से आप कुछ सोच सकते हो। एरिया फिर क्यूबॉइड का ज्यादा होगा मेरे ख्याल से, सेम वॉल्यूम के केस में। तो अगर हम वो फॉर्मूला वाइज देखें तो फिर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया से तो इमिसिव पावर कम होनी चाहिए ना। कैसे कैसे कम होनी चाहिए फॉर्मूला वाइज? सर इमिसिव पावर इक्वल्स टू वो आ जाएगा ना, क्या आएगा? अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड अपॉन सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। फिर टाइम। फिर सर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फिर कम ही होनी चाहिए। वो तब होगी ना अगर इमिसिव वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड सेम होगा। आपको पता है ना अमाउंट ऑफ रेडिएटेड सेम आएगा, आप श्योर हो? नहीं सर वो तो नहीं। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इसको अदर वे राउंड सोचो, उल्टा सोचो इसको कि भाई दोनों जो है सेम रेडिएशन निकालेंगे। अगर मान लो मैं एक सरफेस ले लूँ छोटा सा यूं, और इसका एरिया कुछ है, मान लो ए है, ये सरफेस ले लिया मैंने, दूसरा सरफेस ये ले लिया, इसका एरिया भी ए है, और दोनों का टेम्परेचर इन बॉडी का सेम है, 300 केल्विन है मान लो, सरफेस एरिया सेम है, तो दोनों का रेडिएशन क्या होगा, बराबर होगा। यस सर। तो अगर मान लो मैं ये बॉडी, इस बॉडी से एक स्फीयर बनाऊं, सॉरी वो बनाऊं क्यूब और एक से स्फीयर बनाऊं, तो आप कह रहे हो कि इसका एरिया कम है इस वाले का। अगर इसका एरिया कम है और पर यूनिट एरिया से सेम टाइम, इससे अगर मैं निकालूं भाई हीट रेडिएशन कितने निकल रहे हैं, आप बोलोगे सर पर यूनिट एरिया से मान लो एक्स निकल रहा है, तो इसका एरिया से इससे कितना निकलेगा, एक्स इंटू एरिया, और इससे निकलेगा एक्स इंटू एरिया डैश। तो कौन ज्यादा होगा? क्यूब वाला। क्यूब वाला ज्यादा होगा, क्योंकि वही तो आपको बोल रहा है सरफेस की प्रॉपर्टी है कि आप अगर उसे टेम्परेचर इतना दोगे और सरफेस आपके सिमिलर है दोनों, तो सेम निकालेंगे, पर यूनिट एरिया सेम आएगा आपका, पर यूनिट एरिया। तो जिसका एरिया ज्यादा हो जाएगा उसका फिर ये चीज ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि एक्स तो सेम है दोनों केस में। क्लियर हुआ? सर यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स हमारा जो रेडिएशन निकल रहा है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, वो एक्स है। इसको एक्स माना था ना हमने, जो यहां से रेडिएशन निकल रहे हैं पर यूनिट एरिया। यस सर। तो ऐसे देखो आप, तो रेडिएशन जो है इसमें ज्यादा होंगे, इसमें कम होंगे, लेकिन पर यूनिट एरिया दोनों में सेम होंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल वाइज देखें तो फिर जिसका एरिया ज्यादा होगा उसमें ज्यादा एमिशन होगा ना, एमिशन ज्यादा होगी। हाँ, अगर टेम्परेचर सेम है, वाइज तो कुछ और ही आ रहा है ना, इसलिए बोल रहा था। नहीं
और तो तब आएगा ना जब आप क्या ये सेम होगा। आप तो बस डिनोमिनेटर देख रहे हो बस कि एरिया ज्यादा हो गया और ये इसलिए हो गया। ऊपर भी तो देखो, ये भी तो चेंज हो रहा है, ये भी तो चेंज हो रहा है, डिफरेंट सेम थोड़ी है दोनों के लिए। आपने तो ये मान लिया कि सेम है, तो आपने बोल दिया ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया के, लेकिन ये सेम नहीं है ना। मैं भी तो बोल रहा हूँ ये सेम नहीं है। आपको कैसे पता है सेम है दोनों? ये दोनों सेम थोड़ी है ये। तो जो हमने एक्स लिया था वो तो सेम है ना। वो तो पर यूनिट एरिया लिया था ना, 1 मीटर स्क्वायर का लिया था, बॉडी का थोड़ी लिया था। बॉडी का तो कुछ एरिया होगा ना, ये तुमने 1 मीटर स्क्वायर का लिया। अच्छा ओके ओके। मतलब सर जो अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड है वो किसी की ज्यादा होगी किसी की कम होगी, तो उसके हिसाब से फिर। हाँ भाई, सरफेस अगर सेम है तो पर यूनिट एरिया सेम हीट निकलेगी, अगर टेम्परेचर वगैरह सेम है। ठीक है, सरफेस अगर सेम है तो। अब अगर जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उससे ज्यादा निकल जाएगी, यही तो होगा। तो ये सबको क्लियर हो गया ये चीज? यस सर। यस सर। एक और हमारा होता है इमिसिविटी। इमिसिविटी क्या होता है? ये एक रेशो होता है। देखो जो इमिसिव ये निकल रहा है, रेडिएशन जो निकल रहा है पर यूनिट एरिया, सबसे ज्यादा किसमें निकलता है ये? अगर मैं दो बॉडी मैंने कंपेयर करूं, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी लूं, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा, नहीं पर यूनिट एरिया कंपेयर करूं अगर मैं, जिसकी मैक्सिमम एनर्जी वैल्यू, ज्यादा। टेम्परेचर सेम है मान लो, तो सेम आना चाहिए आपके हिसाब से। हाँ सर सेम आना चाहिए फिर तो। लेकिन ये बॉडी पे डिपेंड करता है कि बॉडी कैसी है आपकी, है ना। तो कुछ बॉडी जो होगी उसका ज्यादा आएगा, कुछ बॉडी का कम आएगा। ज्यादा किसका आएगा? मान लो एक ब्लैक बॉडी है और एक पॉलिश्ड बॉडी है, किसका ज्यादा Black आएगा? body। ब्लैक बॉडी का। क्यों ज्यादा आएगा? सर क्योंकि वो सारी जो हमारी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सारी इमिट करता है। मतलब जितना एब्जॉर्ब करती है उतना रेडिएट कर देती है ना फिर। करेक्ट। जितना एब्जॉर्ब, देखो दोनों बॉडी मान लो रूम में रखी हुई है, टेम्परेचर बाहर का 25 है, इसका ही 25 है, तो जितना ये एब्जॉर्ब करेगा उतना ही रेडिएट कर रही होंगी दोनों बॉडियां। ठीक है, मान लो ये ब्लैक बॉडी है, पॉलिश्ड बॉडी है, तो जितना एब्जॉर्ब कर रही होगी उतना रेडिएट कर रही होगी। अब एब्जॉर्ब कौन ज्यादा कर रही होगी? ब्लैक ब्लैक बॉडी। बॉडी। पॉलिश्ड वाली तो रिफ्लेक्ट कर देगी। एब्जॉर्ब कम करेगी ये, तो अगर ये एब्जॉर्ब ज्यादा कर रही है तो रेडिएट भी ज्यादा करेगी। तो इसकी इमिसिव पावर अगर मैं निकालूंगा पर यूनिट एरिया करके, तो इससे ज्यादा आएगी पॉलिश से। एग्री? यस सर। तो ये सरफेस पे डिपेंड करती है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है, इवन एरिया सेम है, तब भी आपकी ये सरफेस क्या है उस पर डिपेंड करता है। सर ठीक है? बेसिकली ये मटेरियल पर कर रही है ना डिपेंड, कौन सा मटेरियल है। हाँ, बेसिकली ये मटेरियल पे डिपेंड कर रही है, और मटेरियल की भी पॉलिशिंग पे डिपेंड करती है। मैंने होता क्या है, देखो अगर मान लो मैं पॉलिश कर दूं, पॉलिश का मतलब क्या होता है कि आपके जो सरफेस है, अगर मैं मेटल का देखूं किसी का, आपको ऐसा दिख रहा है एब्जॉर्ब को सरफेस। रिफ्लेक्ट ज्यादा कर रही है। हाँ, आपको ना सरफेस ऐसा दिख रहा है प्लेन, लेकिन ये प्लेन थोड़ी है, तो ऐसा सरफेस होता है यूजुअली। ठीक है, ऐसा होता है। अब इसमें जब आप लाइट डालोगे तो क्या होगा, इसमें एब्जॉर्ब होने का चांस ज्यादा है, क्योंकि एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया। भाई एरिया इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका। सेकंड वाले का। तो इसमें एब्जॉर्ब होने के चांस ज्यादा हो गए, यस सर। इसमें एब्जॉर्ब होने के चांस कम है, यस सर। तो ये रिफ्लेक्ट भी करेगा कुछ। तो इसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो ये इस पे डिपेंड भी करता है कि आपने उससे, तभी तो हम बोलते हैं पॉलिश सरफेस। पॉलिश सरफेस क्यों बोल रहे हैं बार बार हम लोग? पॉलिश का मतलब ये सरफेस ऐसा हो गया फ्लैट, तो उस केस में रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, ये एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा थोड़ा, या हो सकता है बहुत पॉलिश करिए तो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपके सरफेस का टेक्सचर कैसा है। तो
तो देखो ये क्या चीज है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका रेशो है ऑफ द हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय द गिवन बॉडी to the energy radiated per unit time per unit area by a perfectly black body। मतलब ये जो रेशो है इमिसिविटी होता है हमारा एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन जो होता है हमारा इक्वल टू ये होता है, ठीक है। ये क्या था हमारा, जो इमिसिव पावर आपकी आई थी यहाँ पे ई ऑफ द बॉडी बाय द ब्लैक बॉडी, तो रेशो क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, मोर देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा। लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा, है ना। तो ये सबके लिए बराबर नहीं होता, सबके लिए बराबर नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो डिपेंड करता है बॉडी काउंट से आपकी, ठीक है। लेकिन लेस देन 1 आता है। यहाँ पे स्मॉल ई क्या है? स्मॉल ई हमारी जो है एक बॉडी जो आपने ली है उसकी इमिसिव पावर है, और कैपिटल ई जो है ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर है। तो एमिसिव पावर और ये एमिसिविटी में डिफरेंस क्या है? फिर सेम है। इमिसिव पावर क्या था सर? जो एनर्जी रेडिएटेड अपॉन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, एक बॉडी का, एक बॉडी के लिए था ना डिफाइन। यस सर। और ये क्या है, ये तो मतलब एक पर यूनिट एरिया के लिए ना। ये भी आपने जो अभी किया था इमिसिविटी केवल इतना था, एक बॉडी के लिए जो डिफाइन था, जो आपकी सॉरी इमिसिव पावर थी वो इतनी थी जो आपने पीछे निकाला था, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने ब्लैक बॉडी की भी इमिसिव पावर निकाल ली और फिर दोनों को डिवाइड कर दिया। यस सर। तो फिर इसमें हाँ, फिर फर्क नहीं है दोनों में, इस ई में और इस ई में फर्क नहीं आया। फर्क तो है ना, मतलब जो स्मॉल ई है उसकी वैल्यू कुछ होगी और जो वो जिसका रेशियो है ना, तो फिर सर सबसे बड़ा फर्क तो यही है, इमिसिव पावर रेशियो नहीं है और इमिसिविटी रेशियो है। बिल्कुल, इमिसिव पावर जो आएगा ऐसा कुछ आएगा 25 वॉट या कुछ समथिंग इतना पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, लेकिन ये आएगा आपका रेशियो आएगा कुछ 0.5 0.6 0.8 ऐसा आएगा। यस सर। ये फर्क है, ठीक है। इस डेफिनेशन में एक चीज रह गई, क्या रह गया, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय गिवन बॉडी टू द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम होना चाहिए, ये तो सारा गड़बड़ हो जाएगा मामला। एट सेम टेम्परेचर भी लिख लेना भाई। मतलब एमिसिविटी जो है वो 1 से कम ही आएगी ना। हाँ, ये सबके लिए वैल्यू 1 से कम ही आएगी, ब्लैक बॉडी के लिए 1 आएगी।
सर और सर इमेसिव पावर तो कुछ भी मतलब एमिसिव पावर तो वॉट वगैरह में कुछ आएगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर में जो भी आएगी। यस सर ओके। यस, कुछ कोई डाउट किसी को? सर वो डाउट नहीं है, वो यही पूछना था कि इमिसिविटी को आपने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ, क्या नाम है इसका? एप्सिलॉन। ओके सर। सर यस, सर इसे कैलकुलेट करने से पता क्या चलता है? इससे कैलकुलेट करने से पता ये चल रहा है कि आपकी जो बॉडी है, अगर किसी की इमिसिव पावर ज़्यादा आ रही है तो उसका मतलब क्या है, वो ब्लैक बॉडी की, जैसे मान लो इसमें कुछ वैल्यू दी हुई है, मान लो एक कॉपर है और एक ये बोल रहा है कि कार्बन ब्लैक। कॉपर का जो इमिसिविटी आ रही है वो लिखी हुई है 0.08, 0.08। और जो कार्बन ब्लैक की आ रही है वो आ रही है 0.95। तो जितना ये ज्यादा होगा उतनी हमारी बॉडी ब्लैक बॉडी के वो होगी, पास होगी, तो उतना ही वो रेडिएशन क्या होगी, ज्यादा छोड़ेगी। क्योंकि ब्लैक बॉडी ज्यादा रेडिएशन छोड़ती है, तो कॉपर के केस में क्या होगा कि कॉपर के रेडिएशन कम होंगे एज कंपेयर टू कार्बन ब्लैक। क्योंकि कॉपर के केस में क्या हो रहा होगा, जो हीट आ रही होगी कुछ रिफ्लेक्ट हो रही होगी, तो इसके रेडिएशन कम छूट रहे होंगे। लेकिन कार्बन ब्लैक के केस में क्या हो रहा होगा, हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी मेजर पार्ट, तो इसके जो रेडिएशन होंगे वो ज्यादा निकल रहे होंगे, इसके रेडिएशन ज्यादा निकल रहे होंगे। क्लियर? यस सर। यस सर। इसके रेडिएशन ज्यादा होंगे, रेडिएशन ज्यादा का मतलब इसकी पावर जो है 0.95 आ रही है। ब्लैक बॉडी के सबसे ज्यादा निकलेंगे। अगर आप ब्लैक बॉडी होती तो सारे का सारा एब्जॉर्ब कर लेती, तो उसके बहुत ज्यादा रेडिएशन निकलते हैं। तो वो 1 होता ना सर फिर? पावर 1 होती उस समय। ठीक है, तो कार्बन ब्लैक की जो वैल्यू है वो 0.95 ही होती है, फिर कुछ अलग 0.95 लिखा है 0.95 होती है। कार्बन ब्लैक को और ब्लैक कर दो, उसमें पेंटिंग कर दो और कम हो जाएगी, मैंने बढ़ जाएगी वैल्यू। है ना? तो ये एग्जांपल है, मतलब एक ऐसा होता है। ठीक है, तो ये सब जब रेडिएशन वगैरह आप चेक करते हो उस समय काम आती है। तो आपकी जो ब्लैक बॉडी होती है, एक्चुअली जब आप उसको गर्म करोगे ना, सबसे ज्यादा रेडिएशन यही छोड़ेगी, सबसे ज्यादा चमकीली यही दिखेगी आपको। जब आप बहुत गर्म कर दोगे ब्लैक बॉडी को तो सबसे ज्यादा चमकेगी ये। क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको जो रेडिएशन मिल रहे हैं, जो उसको हीट मिल रही है, बहुत कम मिल रही है। तो कम हीट मिल रही है तो क्या हो रहा है, इसकी रेडिएशन निकल रहे हैं वो इंफ्रारेड रेंज में निकल रहे हैं, तो आपको पता नहीं चल पा रहा। लेकिन जैसे ही आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो इसके जो जैसे ये विजुअल रेंज में आएंगे तो ये एक नॉर्मल बॉडी के कंपैरिजन में ज्यादा रेडिएशन छोड़ेगी, तो ये ज्यादा चमकेगी अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। ठीक है, सर प्लेटिनम तो ब्लैक बॉडी होगा ना? प्लेटिनम ब्लैक बॉडी कैसे? सर प्लेटिनम ब्लैक बॉडी के करीब होगा, मतलब ब्लैक बॉडी के हो सकता है कोफिशिएंट 0.9 हो, ऐसा कुछ हो, या ऐसे कुछ होगा कोफिशिएंट। यस सर, करीब है सर। हाँ, तो लगभग बोल सकते हैं सर 0.96। 0.96, यानी कार्बन ब्लैक से भी ज्यादा एब्जॉर्ब वो करता है वो। यस सर। तो वो लगभग आपका ब्लैक बॉडी के काफी क्लोज आ गया, है ना? सर यस। यस सर। रॉड है वो भी ऑलमोस्ट ब्लैक बॉडी है ना? कौन सी रॉड? सर कोई से भी जैसे उसे वार्म करते हैं तो कलर उसका चेंज होता रहता है, पहले रेड फिर येलो ऐसे ब्लू करके एंड। नहीं, ब्लैक बॉडी में तो भाई किसी भी तो हर बॉडी का होगा। मान लो ये बॉडी भी अगर है आपकी नॉर्मल वाली, तो रेडिएशन तो ये भी छोड़ेगी ना। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि रेडिएशन नहीं छोड़ेगी ये। इसके रेडिएशन कम होंगे, इसके ज्यादा होंगे सेम टेम्परेचर पे। फर्क बस ये है। तो ऐसा नहीं बोल सकते हम। ब्लैक बॉडी के लिए ये है कि वो एब्जॉर्ब जो कर रही है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब करे, जो हीट उस पर गिर रही है पूरी की पूरी एब्जॉर्ब करे, उससे ब्लैक बॉडी बोलते हैं। जैसे अभी इन्होंने प्लेटिनम ब्लैक बोला, तो प्लेटिनम ब्लैक को हम ब्लैक बॉडी की तरह या कार्बन ब्लैक को यूज कर सकते हैं। वो लगभग सारे रेडिएशन जो अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है।
तो उनको हम यूज करते हैं एज अ ब्लैक बॉडी की तरह, लगभग 95% 97% तक ये एब्जॉर्ब कर लेती है आपस में, सॉरी हीट जो इन पे गिरती है। अब ये बॉडी कम कर रही होगी एब्जॉर्ब, तो एब्जॉर्ब कम करेगी तो रेडिएट भी कम करेगी। यस सर। ओके, तो इससे ये फर्क पड़ता है आपका कि अगर एब्जॉर्ब कम करेगी तो ये रेडिएट भी कम करेगी, ठीक है। अब देखो एक इसमें लॉ भी है, किरचॉफ लॉ। ये क्या बोलता है किरचॉफ लॉ? भाई एक मोटा मोटा इसका ये कहना है कि जो बॉडी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी और ज्यादा एमिट करेगी, वो आपको मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ काफी देर से, तो ये भी यही बोलता है। ये कहता है कि एट एनी गिवन टेम्परेचर, एट एनी गिवन टेम्परेचर the ratio of emissive power to the absorptive power to the absorptive power corresponding to certain wavelength, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए corresponding to certain wavelength is constant for all bodies and is constant constant for all body, and this constant is equal to the emissive power of perfectly black body at the same temperature and corresponding to same wavelength, ठीक है। corresponding to the same wavelength, आप लोग लिख लो ये, एक मिनट। क्या लिखा मैंने? एब्जॉर्प्टिव पावर, चलो लिखो आप। लिख लिया सर। लिख लिया सर।
ओके, तो हमने क्या लिखा, किरचॉफ लॉ क्या बोलता है कि एनी गिवन टेम्परेचर पे रेशियो ऑफ द एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर जो है किसी भी बॉडी की कांस्टेंट होती है एंड इट इज इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एब्जॉर्प्टिव पावर आपका रेशो था एक, सॉरी इमिसिव पावर आपका एक रेशो था, एब्जॉर्प्टिव पावर आपकी एनर्जी थी, है ना। उसको देखो मतलब क्या हुआ। यस बताओ, क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो, बताओ। सर कुछ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी बॉडी के लिए, सॉरी, इमिसिव पावर बाय एब्जॉर्प्टिव पावर इज कांस्टेंट, यानी मैं एक बॉडी के लिए लूं दूसरी बॉडी के लिए लूं सेम आएगा, या तीसरी बॉडी के लिए लूं पर्टिकुलर लैम्डा के लिए ये रेशो सेम आएगा। क्योंकि जो एब्जॉर्बर गुड होगा वो एमिटर भी गुड होगा, तो ये सेम आएगा आपका रेशो। अच्छा, जो ब्लैक बॉडी होती है उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी होती है? 1। तो एब्जॉर्प्टिव पावर 1 हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, इसको मैं ब्लैक बॉडी के लिए क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा, तो ये 1 हो जाएगा नीचे वाला, तो क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू ई लैम्डा आ जाएगा ब्लैक बॉडी। तो ये क्या बोल रहा है आपका लॉ, ये यही कह रहा है कि जो एब्जॉर्प्टिव पावर है और इमिसिव पावर का जो रेशो है वो सबके लिए सेम है एंड इक्वल टू द इमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो इसीलिए आता है क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्टिव पावर आपकी 1 आ जाती है, एब्जॉर्प्टिव पावर यहाँ पे 1 आ जाती है, जो रेशो है एब्जॉर्प्टिव पावर का वो 1 आ जाता है, तो उससे आपका वैल्यू जो है इमिसिव पावर की आ जाती है ये। ठीक है, यस सर। तो मतलब इसका मतलब तो ये होगा कि जितने अच्छे से मतलब उसने एब्जॉर्ब करा है उतना ही उतने अच्छे से फिर वो रिफ्लेक्ट मतलब एब्जॉर्ब अगर बढ़िया कर रहा है तो, हाँ एब्जॉर्ब अगर बढ़िया कर रहा है रिफ्लेक्टर पुअर होगा लेकिन एमिटर गुड होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन उसमें अपोजिट रिलेशन है दोनों में, अगर रिफ्लेक्टर गुड है वो तो फिर एमिटर पुअर हो जाएगा वो, सॉरी हाँ अगर रिफ्लेक्टर गुड है तो एमिटर पुअर हो जाएगा कि एब्जॉर्ब कम करेगा फिर। ठीक है, यस सर। तो दिस इज द थिंग। ओके, ब्लैक बॉडी क्या होती है, सबको आइडिया तो है ही ब्लैक बॉडी का। यस सर। तो मैं बता नहीं रहा ब्लैक बॉडी क्या होती है, कार्बन ब्लैक वगैरह आप जो बता रहे थे, प्लेटिनियम ब्लैक, वो सब ब्लैक बॉडी के बहुत क्लोज हैं। और एक फेरी ब्लैक बॉडी होती है, ब्लैक होल इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक बॉडी। फेरी ब्लैक बॉडी क्या होती है, इसमें आप ऐसा कुछ बनाते हो कि आपका जो लाइट आ रही है वो ब्लैक होल तो सबसे क्लोज होगा। हाँ ब्लैक होल तो बिल्कुल ही सारा लाइट को कर देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा सब कुछ। तो ब्लैक होल है एग्जांपल ऑफ ब्लैक बॉडी। या पर मान लो कोई सर ब्लैक होल फिर 100% होगा। अब तक तो यही मानते हैं ब्लैक होल पे 100% है कि उससे कोई लाइट बाहर नहीं निकल रही, तो बाकी रेडिएशन भी बाहर नहीं निकल रहे होंगे। और कोई ये जो जैसा आप ये लिखवा रहे हो फेरी ब्लैक बॉडी वगैरह, ये 100% वाले हैं, ये क्लोज हैं बहुत क्लोज है। ओके सर। भाई वैसे तो देखो आपके क्वेश्चन देखेंगे ना, मेडिकल में ऐसे क्वेश्चन पे आते हैं कि खिड़की खुली हुई है और सूरज की रोशनी गिर रही है, तो उसका एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी होगी खिड़की की, तो 100 होगी, क्योंकि सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, खिड़की से उस तरफ चली जाएगी ना, अंदर आ जाएगी सारी। तो ऐसा भी है, तो ये भी एक पर वो है। तो इसमें क्या होता है, टकरा के ऐसा होता है कि रिफ्लेक्शन वगैरह आपके, सॉरी इसका थोड़ा ऊपर होता है यहाँ पे, या नीचे की तरफ बना लो, तो ऐसा कुछ बनाते हैं हम कि जो आपकी रेडिएशन है सारे अंदर ही फंस जाएं, बार बार रिफ्लेक्शन करें अंदर ही, तो बार बार जब अंदर रिफ्लेक्शन करेंगे
यहाँ से टकरा के मान लो ऐसे से गिर गया, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, तो जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन करेगा यहाँ से ऐसे ऐसे करके, उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब होता रहेगा हर सरफेस पे। तो कुल मिला के जितने ज़्यादा रिफ्लेक्शन करेगा तो एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अगर बाहर निकलने से पहले इसके मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो गए यहाँ पे, तो सारी एनर्जी आपकी लगभग इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं फेरीज ब्लैक बॉडी। ठीक है, इसको हम कोट भी कर देते हैं ब्लैक, उससे जो है निकल से या लैंप का, अभी आपने पढ़ा लैंप ब्लैक वगैरह से, तो और ज़्यादा आपका जो है एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाएगी बॉडी की। और आपने बार बार रिफ्लेक्शन किए तो बार बार एब्जॉर्प्शन होगा, तो ये उसके बहुत क्लोज है। ठीक है सर, ये फेरी ब्लैक बॉडी बनी मतलब आयरन से बनी होती है, इसका नाम है फेरस। फेरी ब्लैक बॉडी जो है मेटल स्फीयर होता है, ये किसी से भी हो सकता है। मेनली जो रोल है वो है जो आपने इसमें कोटिंग वगैरह क्या की हुई है ना, तो इसमें मेटल स्फीयर होता है, और कोटिंग जो होती है मेनली निकिल की या लैंप ब्लैक वगैरह की कोटिंग करते हैं, है ना। तो मेन रोल है, जो मेन रोल किस चीज़ का है कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, कितनी बार आप रिफ्लेक्शन कर पा रहे हो, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो ऐसी होनी चाहिए कि लाइट जो है मैक्सिमम रिफ्लेक्शन करे। तो यहाँ पे मेन फैक्टर वो डिपेंड करता है। फेरी तो साइंटिस्ट का नाम होगा मोस्ट प्रॉब्ली। हाँ, हो सकता है। उसने डिजाइन किया था ना इसका, उसने डिजाइन दिया था मेरे ख्याल से। सर लग ही रहा है। क्या सर साइंटिस्ट का ही नाम लग रहा है। हाँ, फेरी साइंटिस्ट का, उसने ब्लैक बॉडी का डिजाइन दिया था, क्योंकि डिजाइन है तो कि ऐसे ऐसे एंगल बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, तो डिजाइन है एक तरह का ये। तो ब्लैक बॉडी तो वो होते हैं जो रेडिएट जितना करते हैं उतना वापस रिफ्लेक्ट भी कर देगी ना, और जितना अब्सॉर्ब करते हैं उतना रेडिएट कर देगी ना, एमिट। हाँ, रेडिएट तो यहाँ से करेगी, इसमें तो अगर ज्यादा यहाँ से करेगी, रिफ्लेक्शन होगा तो फिर अच्छा, गर्म हो जाएगी तो यहाँ से करेगी ना फिर रेडिएट। मतलब सर जितना रिफ्लेक्शन होगा और मतलब जितना अब्जॉर्प्शन होगा उतना रेडिएट भी कर देगी उन साइड से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेगी। सर यस सर, कोई बॉडी ब्लैक बॉडी से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकती है? नहीं, ब्लैक बॉडी को 100% मानते हैं कि 100% वो एब्जॉर्ब कर लेती है जो उस पर गिरता है, तो 100 से ज्यादा क्या करोगे एब्जॉर्ब। ओके सर। है ना, ब्लैक बॉडी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ना कि 100%, वो होता ही नहीं। सर अर्थ पे पॉसिबल नहीं है क्या अर्थ पे? हाँ बोल सकते हो भाई। तो क्योंकि ऐसा सर अर्थ के बाहर ब्लैक होल तो है ही। ऐसा हो गया कि भाई आइडियल स्टूडेंट है, आप कहोगे कि आइडियल स्टूडेंट से ज्यादा आइडियल कोई होता है क्या? तो आइडियल तो एक थ्योरेटिकल वो है ना, उससे क्लोज हो सकता है कोई स्टूडेंट। अब आइडियल तो एक थ्योरेटिकल आपने बना दिया कि आइडियल स्टूडेंट ऐसे से होगा, उससे ज्यादा क्या होगा क्लोज। ऐसी ब्लैक बॉडी है, ये तो आपने मान लिया कि 100% एब्जॉर्ब करती है, कोई भी नहीं करती। 99% करेगी, कोई 99.9% करेगी। हाँ जी, कोई और डाउट पूछा था कुछ? सर यस सर, सन भी एक ब्लैक बॉडी है ना? सन भी ब्लैक बॉडी मानी जाती है हाँ, क्योंकि वो कहते हैं कि वो भी जो है एमिट बहुत ज्यादा कर रही है, एब्जॉर्ब भी कर रही है। सर तो वो सर बाकी स्टार्स भी ब्लैक बॉडी है। आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि स्टार और उसको कितना कितना वो मानते हैं। सर सारे स्टार्स डेड होने के बाद तो ब्लैक बॉडी बन जाते हैं, क्योंकि वो ब्लैक होल बन जाते हैं। उस पर डिपेंड करता है ना, मैंने उसका मास वास कुछ है ना, चंद्रशेखर लिमिट वगैरह कुछ है वहाँ पे, उस पर डिपेंड करता है शायद कि कोई ब्लैक होल बनेगा या क्या बनेगा, या वो दोबारा गैस बन जाएगा। रेड जाइंट सर वो सुपरनोवा हो जाता है उसके बाद। हाँ, तो डिपेंड करता है ना, अलग अलग स्टार की अलग अलग वो होते हैं ना एंडिंग। सर सन का वो है क्या कि सन ब्लैक बॉडी के क्लोज है फिर? सन को भी ब्लैक बॉडी क्लोज मानते हैं हाँ, क्योंकि कहते हैं कि वो जो है काफी ज्यादा रेडिएशन कर रहा है, एमिशन कर रहा है। तो लेकिन उसमें जो एमिशन है वो बिकॉज ऑफ द व्हाट वी से कि उसके वो हैं न्यूक्लियस, जो क्या हो रहा है पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है ना। हाँ, तो उसके कारण उसके पास रेडिएशन है मेनली। तो उसके अंदर से थोड़ी ना आ रही है, वो तो उस पर जो गैसेस प्रेजेंट है उससे आ रही है एक तरह से। हाँ, लेकिन सन को मानते हैं या नहीं मानते बताओ? सर मानते नहीं, हैं। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मानते हैं, सन को भी ब्लैक बॉडी मानते हैं। तो उसमें रीजन क्या है साइंटिस्टों का, आई डोंट नो क्या रीजन लेके मानते हैं वो लोग। क्योंकि कहते हैं कोई लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो मैंने उसके थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है या ऐसे कुछ है, अगर आप उस पर भेजोगे तो, इसलिए सन को जो है वो मानते हैं। इसके निकालने का और तरीका भी हो सकता है कि उसकी इमिसिव पावर वगैरह अगर हम निकालें, हम उससे भी सोच सकते हैं कि उसका टेम्परेचर सन का हमें आइडिया हो जाएगा
हीट टेम्परेचर सन का कितना है, तो फिर हम इमिसिव पावर वगैरह निकाल लें उससे, अगर उसकी ये सब वैल्यू 1 आ रही है, इमिसिविटी अगर हम निकालें इसकी वैल्यू अगर 1 आ गई उसके केस में, तो ब्लैक बॉडी आ जाएगा। तो वहां से आप वो कर सकते हो। तो हो सकता है साइंटिस्टों ने ये सब चेक किया होगा कि उसकी वो लाइट निकल रही है वो कितनी निकल रही है उससे, सॉरी एनर्जी कितनी निकल रही है, और उसका टेम्परेचर कितना है। तो ये जो रेशो आया होगा ये 1 आया होगा, तो 1 के आसपास आया होगा, तो इसलिए इसको जो है ब्लैक बॉडी, नियरली ब्लैक बॉडी मानते हैं। अगर ये रेशो 1 आ गया तो ब्लैक बॉडी होगी ना। दिखाना वो एक बार रिपीट कर दो रेशियो वाली बात। मैं कह रहा हूँ अगर इमिसिविटी 1 आ गई किसी की, तो उसका मतलब क्या है, वो ब्लैक बॉडी होगी ना फिर वो। यस सर, यस सर। तो इमिसिविटी कैसे चेक करोगे आप, उसमें देखोगे उसमें कितनी वो एनर्जी निकाल रहा है उस टेम्परेचर पे, और ब्लैक बॉडी कितनी निकालती है उस टेम्परेचर पे। तो सन का टेम्परेचर सर वैसे तो लिखा हुआ है कि सर अर्थ भी एक ब्लैक बॉडी है, सारे प्लैनेट्स और सारे स्टार्स ब्लैक बॉडी है। अरे सारे प्लेनेट ब्लैक बॉडी हैं। हाँ, सन का तो मुझे आइडिया है, प्लेनेट और स्टार का नहीं आइडिया मुझे। सर सन तो बहुत नियरेस्ट है। हाँ, सन काफी नियरेस्ट है बिल्कुल, है ना। तो वो एब्जॉर्ब होंगे मेनली, इसलिए ये रीजन होगा उसका। स्टार का एब्जॉर्ब करने का, स्टार और प्लेनेट भी लिखा हुआ है सर। यस सर। अच्छा, सर यस। सर सारे स्टार नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो स्टार जिनका जहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है तो वो एमिट बहुत कम करेंगे, तो उसका रेशियो 1 के इक्वल कभी आएगा ही नहीं, तो वो इसे ब्लैक बॉडी कैसे मान लिया। नहीं नहीं, आ सकता है ना भाई। हमने क्या बोला, हमने बोला कि उसी टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी कितना रेडिएट करेगी। तो मान लो सर उसका टेम्परेचर कम है, तो वो टेम्परेचर कम पे जो है कम जूल एनर्जी करेगा, तो ब्लैक बॉडी भी तो कम ही करेगी, तो रेशो तब भी बना सकता है ना। हाँ तो मान लो आपने सन को कंपेयर किया, आपने बोला सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो इससे 1 लाख जूल निकलनी चाहिए, ठीक है। अगर ब्लैक बॉडी होती तो 1 लाख जूल निकलती, और सन से निकल रही है 99,000 पॉइंट इतने थाउजेंड निकल रही है, तो आपने बोल दिया हाँ जी ब्लैक बॉडी है। अब हमने कोई स्टार देखा, आपने कहा जी ब्लैक बॉडी को इस टेम्परेचर पे निकालनी चाहिए थी हीट 10,000 जूल, और ये स्टार दे रहा है मेरे को 9,000 जूल, 9,900 जूल, तो ये भी रेशो वही आ जाएगा जो इस सन का आएगा। तो टेम्परेचर के हिसाब से ये भी चेंज हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर भी, जो ब्लैक बॉडी का एनर्जी है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। यस सर ये भी दे रखा है 35 डिग्री पे ह्यूमन भी ब्लैक बॉडी है, 35 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसा है क्या? 35 डिग्री सेल्सियस, 37 तो हमारा 37 तो होता ही हमारा। तो अगर डिस्प्रिन खा लें थोड़ा सा, यस डिस्प्रिन खा लें तो सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर देगा ह्यूमन। इंटरेस्टिंग सर, उसमें मोर स्ट्रांगली लिखा है। मोर क्या है सर? रेडिएट मोर स्ट्रांगली लिखा हुआ है। वो तो करेगा ही, अगर एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा तो रेडिएट भी करने लग जाएगा, वो तो होगा ही। हाँ यस सर। सर 0.97 है ई की वैल्यू, स्मॉल ई की वैल्यू फॉर ह्यूमन स्किन। अच्छा, नॉर्मल टेम्परेचर पे। अब सर इसमें ये तो नहीं लिखा, बट इसमें ये लिखा है 0.97 फॉर सर 35 डिग्री सेल्सियस पे होगा वो। अच्छा, 37 में वैल्यू दी हुई है तो क्लोज आ जाएगा उसकी, हो सकता है क्लोज आ रहा हो। नो सर, बस उसमें इतना ही लिखा है। अच्छा, हाँ तो हो सकता है काफी क्लोज आ रहा हो। ब्लैक बॉडी 37 पे, तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्ट कुछ नहीं करेगा, तो आदमी जब चलेगा तो वहाँ पे क्या दिखेगा, अंधेरा दिखाई देगा फिर तो। अगर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो आदमी यस सर। अंधेरा दिखाई देगा, या आदमी काला दिखाई देगा बहुत ज्यादा, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। चलो ये तो सब आगे रिसर्च वाले पॉइंट है, फिर ऐसा ऐसा क्यों होता है। सर 1 नहीं है ना, 0.03 तो वो मतलब रिफ्लेक्ट ही हो जाएगी ना, उसके वजह से तो हम दिखाई देंगे। और जैसे डार्क के अंदर जब नाइट कंडीशन होती है उसके अंदर तो हम डार्क ही दिखाई देते हैं ना, बाहर के एनवायरनमेंट के अपेक्षा में हम ज़्यादा डार्क दिखाई देते हैं रात के टाइम पर। उस टाइम फिर हम ज़्यादा मतलब उस टाइम इतनी ज़्यादा लाइट नहीं होती ना, इतनी ज़्यादा फिर जो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, 0.03 काफ़ी कम पड़ जाता है, उसकी वजह से हम डार्क होते थे। हो सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने एक, अब ये तो फर्क बहुत कम पड़ता होगा। जैसे हम अभी चल रहे हैं तो अभी तो हम दिख रहे हैं, तो अगर आप बोलो कि 37 के आसपास आप ब्लैक बॉडी के नियर पहुंच गए तो कुछ तो यानी वो होगा ना, आदमी काला दिखेगा या कम दिखेगा। तो लेकिन हो सकता है डिफरेंस बहुत कम होता हो,
कि आप 25 से और 35 तक जाते हो टेम्परेचर कम होता है। खैर जो भी है, चलो इसको तो छोड़ते ये हैं। तो साइंटिस्टों का काम है सर, हमारा तो साइंटिस्टों काम है का काम है, पढ़ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज द थिंग, ठीक है। तो मैं ये करता है कि किरचॉफ लॉ का फिर एप्लीकेशन क्या है इसका। किरचॉफ लॉ का एप्लीकेशन यही है कि जो बॉडी आपकी ज़्यादा एब्जॉर्व करेगी, ज़्यादा एमिट करेगी, तो अगर किसी को आप उठा के ब्लैक बॉडी को डाल दोगे किसी फर्नेस वगैरह में और बाकी बॉडी को डालोगे, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ब्लैक बॉडी सबसे ज़्यादा चमकती हुई दिखाई देगी क्योंकि उसके रेडिएशन सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो दिस इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, अब एक जो है आपका लॉ होता है कि कोई बॉडी जो रेडिएट करती है, हमने बोला रेडिएट जो करती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, उसके एरिया पे डिपेंड करता है, रेडिएशन इन सब फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो एक्चुअली कैसे डिपेंड करता है ना, क्या फॉर्मूला क्या होगा उसका? दिस इज द फॉर्मूला गिवन बाय द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या बोलता है? ये कहता है टोटल एनर्जी रेडिएटेड, टोटल एनर्जी रेडिएटेड या emitted by a perfectly black body per second per unit area is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature. दैट मीन्स एनर्जी जो रेडिएट होगी प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 या ई इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली दिस इज एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। वो सिग्मा है। हाँ, ये जो है हमारा सिग्मा है। सर ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ है? केल्विन स्केल पे, एब्सोल्यूट स्केल होता है ना, केल्विन स्केल। अच्छा हाँ। सिग्मा को जो बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट या स्टीफन कांस्टेंट भी बोलते हैं कई बार। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो हमारी थी यहाँ पे एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। ठीक है, ये एनर्जी नहीं है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। चलिए मैसिव पावर ही नहीं हो गई फिर। चलो सिग्मा क्या बोल रहे हो आप? ये एमिसिव पावर, एमिसिव पावर ही तो हो गई ब्लैक बॉडी की, जो हम कैपिटल ई से ही तो लिखते थे उसको भी। एमिसिव पावर को हम क्या लिख रहे थे लेकिन यहाँ पे फॉर अ गिवन वेवलेंथ। एमिसिव पावर हमारी एक गिवन वेवलेंथ की थी ना, तो एक्चुअली ये और ये टोटल है। एमिसिव पावर केवल इतनी थी जो आप ये निकालोगे, और ये टोटल है। तो इसमें सारी वेवलेंथ्स इंक्लूडेड होंगी फिर, है तो हाँ, है इसमें ना? आपको यस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ई लैम्डा इनटू डी लैम्डा का इंटीग्रेशन होगा ये पूरा, समझ रहे हो? यस। सारी वेवलेंथ इंक्लूड करनी पड़ेंगी आपको, ई लैम्डा डी लैम्डा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब जाके आपका टोटल आएगा ये। तो यहाँ पे ये वाली इमिसिविटी हो गया ना डायरेक्ट। क्या चीज? चलिए यहाँ पे जो
जो ई लिखा है वो एमिसिविटी हो गया ना। एमिसिविटी क्या था हमारा? रेशियो ऑफ द हीट, ये रेशियो था ना हमारा। एमिसिविटी तो रेशियो था एक, एमिसिविटी तो रेशियो था ना, ये रेशियो थोड़ी है, ये तो एनर्जी रेडिएटेड है सारी, हमने कोई रेशियो थोड़ी निकाला यहाँ पे भी। ठीक है, फर्क है दोनों में। वो तो आ गया ना, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया एक बॉडी का, और यहाँ पे क्या लिखा था? एक बॉडी का डिवाइड बाय ब्लैक बॉडी का। तो आपने ब्लैक बॉडी का डिवाइड थोड़ी किया यहाँ पे भी, आपने एक्चुअली यहाँ पे केवल ये निकाला है अभी, ये थोड़ी निकाला आपने ऊपर वाला। रेशो थोड़ी है, कोई रेशो है क्या? नो सर, रेशो नहीं है ना, ये रेशो नहीं है। अगर आप ये किसके लिए निकाला आपने? ब्लैक बॉडी के लिए। अगर एक नॉर्मल बॉडी होती तो क्या आएगा हमारा? नॉर्मल बॉडी में से कम निकलेगा रेडिएशन, ज्यादा निकलेगा? कम निकलेगा। कम। तो वहां पे आ जाएगा ये एप्सिलॉन टाइम्स, क्योंकि आप रेशो हमारा क्या रहा है? एप्सिलॉन आ रहा था ना पे रेशो पीछे, तो वहां पे ये आएगा एनर्जी रेडिएटेड जो आएगी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसमें आपको एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एप्सिलॉन आपका 1 से कम होता है, जैसे कार्बन ब्लैक के लिए 0.95 था। सर ये 2-3 अलग चीजों को एक ही चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मतलब 2-3 सर जैसे उधर हमने सर सरफेस टेंशन को भी हमने सिग्मा से ही किया था, इधर स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को भी सिग्मा से। बहुत सारे सिग्मा आएंगे भी आपके 12th क्लास में, 2-3 सिग्मा और आ जाएंगे। कर सकते हैं तो सर मतलब कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डेंसिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बताया ना, आपने फ्लूइड में जो डेंसिटी भी कई बार ऐसे आती है सिग्मा से। आगे भी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी में भी सिग्मा आएगा, कई जगह पे सिग्मा। तो केमिकल बॉन्डिंग में भी था? केमिकल बॉन्डिंग में भी होगा, मैथमेटिक्स में भी होगा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह निकालते हैं सर उसमें भी कई जगह होगा। खैर, तो यहाँ पे हमारा जो आया है, नॉर्मल अगर बॉडी होगी तो ई आएगा यहाँ पे, और अगर ब्लैक बॉडी होगी तो E1 हो जाएगा हमारा, तो फिर फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा, राइट? यस सर। ये हमारा क्या है? एनर्जी रेडिएटेड है, एनर्जी रेडिएटेड, एनर्जी लॉस्ट नहीं है। क्या फर्क है दोनों में, बॉडी का एनर्जी लॉस्ट और रेडिएटेड में? सर रेडिएटेड के अंदर वो वेव्स के रूप में मतलब एनर्जी को देगी, लॉस में तो केवल वो टेम्परेचर भी बढ़ा सकती है और ऐसी केवल हीट दे सकती है सराउंडिंग में। मैं बॉडी का जब लॉस लूंगा तो मेरे को ये भी लेना पड़ेगा कि एब्जॉर्ब कितना कर रहा है। रेडिएट तो हो गया, लेकिन एब्जॉर्ब भी तो कर रहा है साथ में। हाँ यस सर। तो ये जो एब्जॉर्ब करता है वो भी, इसका भी फॉर्मूला यही आता है, उसका भी फॉर्मूला सिग्मा T की पावर 4 आता है। लेकिन टेम्परेचर किसका लेते हैं? बाहर का, इसका, क्योंकि रेडिएशन यहाँ से आ रहे हैं इस बार, तो यहाँ का Yes, टेम्परेचर sir. लेंगे। जब यहाँ से आएंगे रेडिएशन बाहर निकलेंगे तो इसका, इसके लिए जो रेडिएशन आपका निकल रहा है उसके लिए इसका टेम्परेचर लेंगे, और जो इस पे गिर रहा है उसके लिए इसका लेंगे। ठीक है, यस सर। समझ में आया सबको? यस सर। तो अगर मैं एनर्जी लॉस निकालूं, एनर्जी लॉस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो वो आपका आएगा E इक्वल टू सिग्मा, मैं ब्लैक बॉडी के लिए लिख रहा हूँ, ब्लैक नहीं होगी तो एप्सिलॉन से ही मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, यस सर। एप्सिलॉन लिख लेता हूँ मैं। Yes, इन जनरल पे एप्सिलॉन लगा लो, ब्लैक बॉडी होगी तो 1 कर देंगे। यहाँ पे जो T नॉट लिखा है वो तो फिर जो एब्जॉर्ब टेम्परेचर, एब्जॉर्ब हीट है उसका टेम्परेचर है ना? हाँ, जो बाहर से हीट आ रही है उसका टेम्परेचर है। और सर जो T है जो रेडिएट हो गई वो
ये रेडिएट के लिए है। ओके। अगर बॉडी का टेम्परेचर आप डबल करोगे तो उससे जो रेडिएशन है कितने गुना हो जाएंगे? सर 16 टाइम्स। 16 टाइम हो जाएंगे। और अगर किसी स्फीयर का रेडियस डबल करोगे तो कितने टाइम हो जाएंगे रेडिएशन उससे निकलने 8 वाला? टाइम्स। 4 टाइम्स। 4 या 8? सॉरी 8 टाइम्स, हाँ वो क्यूब पे होगा। यस सर 8 टाइम्स। नहीं, 8 क्यों होगा? उससे तो डिपेंडेंस नहीं है ना। है ना। ये क्या है आपका? ये जो है ये एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। तो अगर जब एनर्जी निकालोगे इससे कितनी निकल रही है बाहर, उसमें आप एरिया से मल्टीप्लाई तो टोटल करोगे, एनर्जी में तो होगा। हाँ सॉरी सॉरी। है ना। तो टोटल एनर्जी जब निकालेंगे तो एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4πr² इंटू सिग्मा टी की पावर 4 पर यूनिट टाइम अगर निकालोगे। ठीक है। तो अगर मैं रेडियस डबल करूंगा तो कितनी हो जाएगी? कितने गुना? 4 गुना। 4 गुना 4 होगा। टाइम्स। 4 टाइम्स हो जाएगा। सर ये 4πr² क्या है? स्फीयर का एरिया, सरफेस एरिया। ये हमारा एनर्जी पर यूनिट एरिया था ना, जब तक हम लिख रहे थे सब पर यूनिट एरिया लिख रहे थे ना। तो अगर मैं टोटल एनर्जी निकालूंगा तो मेरे को एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं? यस सर। तो यहाँ पे हमारा ऐसा केस बनेगा। ओके, चलो एक दो सर क्वेश्चन। जो एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वाला है जो, वो भी टी की पावर 4 से प्रोपोर्शनल है। और उसमें भी जो कांस्टेंट आता है वो सिग्मा ही आता है फिर। हाँ वही आता है, सेम आता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सिग्मा। तो पूरा फॉर्मूला ही सेम है मतलब। पूरा फार्मूला सेम है बिल्कुल। हाँ टेम्परेचर दूसरा लेना है बस। हाँ बस हाँ, टेम्परेचर बाहर का लेना है इसमें और उसमें अंदर का लेना है। ठीक है। तो यूजुअली आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो रेडिएशन के आते हैं। ये लॉस का तो हमें जरूरत कम पड़ती है, लॉस वाले इसको लगाने की फॉर्मूले की जरूरत हमें इसकी पड़ती है ज्यादातर क्वेश्चंस में। ठीक है। तो लॉस का तो तब आएगा अगर वो बोलेगा कि टेम्परेचर कितना डिप हो रहा है या उसकी वो कितना हो रहा है, तो वहां पे हमें फिर देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर डिप कितना हो रहा है, तो वहां पे फिर हमें लॉस देखना पड़ेगा। और अगर केवल वो बोलेगा रेडिएशन कितना कर रहा है, तो रेडिएशन जो कर रहा है वो तो फिर आप निकाल ही लोगे, सिग्मा टी की पावर 4 करके निकाल लोगे, वहां से आ जाएगा हमारा रेडिएशन। उसके क्वेश्चन ऐसे आराम से हो जाते हैं ऐसे करके। बस में ये ध्यान रखना आपको कि ये पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, तो बच्चे उसको भूल जाते हैं कई बार, सिग्मा टी की पावर 4 ही कर देते हैं सीधा। तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि वो भी ध्यान करना है। ठीक है। ठीक है। यस सर। यस सर। चलो एक ऐसे छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, मैंने थ्योरेटिकल टाइप का ही है और फिर कल करेंगे बाकी। ये कह रहा है कि ये ग्राफ है बॉडी के टेम्परेचर का वर्सेस टाइम का। तो एक ग्राफ जो है ऐसा है और एक ऐसा है, ये वाई बॉडी के लिए है और ये वाला जो है एक्स बॉडी के लिए है। ठीक है। ये वाई के लिए है, ये एक्स बॉडी के लिए है, दोनों का सेम एरिया है। दोनों का सेम एरिया है, टू बॉडी सेम एरिया। ठीक है। तो इनका जो है ऐसा है, ये हमारा क्या हो रहा है, रेडिएशन वगैरह हो रहा है उसके कारण इसका ऐसा है। तो ये कह रहा है कि बताओ इनकी इमिसिव पावर किसकी ज्यादा होगी, माने ये ज्यादा होगा या ये ज्यादा होगा, क्या होगा? और एब्जॉर्प्टिव पावर किसकी ज्यादा होगी, क्या होगा? सर ये कैपिटल टी टेम्परेचर और स्मॉल टी टाइम है। कैपिटल टी हाँ टेम्परेचर है और स्मॉल टी हमारा टाइम है।
सर एक्स की इमिसिव पावर ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि टेम्परेचर तेजी से गिर रहा है उसका, इसलिए। हाँ ठीक है, फिर यस सर। करेक्ट, इमिसिव पावर इसकी ज्यादा होनी चाहिए। तो सर एब्जॉर्प्टिव पावर भी एब्सॉर्प्टिव कितनी पावर ज्यादा भी होगी? इसकी ज्यादा होगी। बिल्कुल, एब्जॉर्प्टिव भी ज्यादा ही होगी अगर इमिसिव पावर ज्यादा है तो। यस सर। तो दोनों सेम होंगे, माने दोनों इसके ज्यादा होंगे एक्स के। सर कैसे होगा सर ये एक्स का? भाई इसका टेम्परेचर तेजी से गिर रहा है ना, देखो इसका टेम्परेचर ज्यादा गिर नहीं, कि आगे नीचे एक्स का, एज कम्पेयर टू वाई से हम कंपेयर करें तो। यस सर। तो टेम्परेचर तेजी से कब गिरेगा? जब ज्यादा रेडिएशन छोड़ रहा होगा वो, अच्छा ओके ओके। तो उसकी इमिसिव पावर ज्यादा है, और इमिसिव जिसकी ज्यादा होती है एब्जॉर्प्टिव भी ज्यादा होती है, हमने पढ़ा था भी। ठीक है, सर तो वहां से हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलो इसको जो है कल हम ट्राई, एक क्वेश्चन आप लिख लो। एक मान लो क्यूब है और एक सर एक मिनट। हो गया सर। इनका सेम मटेरियल है एंड सेम सरफेस एरिया है। और सेम टेम्परेचर है। तो इनका जो रेट ऑफ कूलिंग होगा किसका ज्यादा होगा? वैसे बता दो चलो, किसका ज्यादा होगा? सर ये इसका होगा क्यूबॉइड का। क्यों? सर क्योंकि सर स्फेयर का जो होता है वो सरफेस एरिया मिनिमम है। ठीक है। सर अगर इसका सरफेस एरिया मिनिमम है तो फिर सर इसकी एब्जॉर्प्टिव वो इमिसिव जो पावर होगी वो भी कम होने वाली है, और सेकंड वाले की तो ज्यादा है कंपैरिजन में। नहीं, एरिया सेम है लेकिन दोनों का इस केस में। सर 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 3D वो स्फेयर का नहीं होता, वो वाला नहीं लगेगा? तो तब होगा ना अगर वॉल्यूम सेम होगा तो, यानी इसका मतलब वॉल्यूम सेम नहीं है दोनों का। हाँ इसका मतलब yes, इसका sir. मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम सेम नहीं है। अब बताओ। रेडिएशन किससे ज्यादा निकलेंगे बाहर? सर सेकंड वाले से ज्यादा निकलनी चाहिए क्यूबॉइड से। क्यों? सर दोनों से निकलने चाहिए सर, तो सरफेस एरिया दोनों का ही सेम है। ये होगा। यस सर। तो रेडिएशन सेम निकल रहे हैं। अब रेडिएशन सेम निकल रहे हैं यानी एनर्जी का लॉस सेम हो रहा है। तो वैसे इसका मतलब दोनों का ही सेम हो जाएगा फिर रेट ऑफ कूलिंग? नहीं 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 नहीं, ये होता है ना आपका। हाँ ये होता है। क्यों, मैंने अगर डेल्टा थीटा करूंगा तो ये आ जाएगा, क्या यहाँ पर डेल्टा टी से डिवाइड करूंगा तो अब बताओ, डेल्टा क्यू सेम है सब दोनों का पर यूनिट टाइम? सर मास डिफरेंट होगा सर, मास सेकंड वाले का ज्यादा होगा इसलिए। मास सेकंड वाले का ज्यादा होगा तो उसका क्या होगा रेट ऑफ कूलिंग? तो उसकी सर रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा होगी कम होगी फिर? मास किसका ज्यादा होगा? मास पहले वाले का दूसरे वाले का? सर पहले वाले का ज्यादा होगा। स्फीयर का ज्यादा होगा। हाँ तो फिर सर रेट ऑफ कूलिंग दूसरे वाले की ज्यादा हो जाएगी ना। दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ये रेट ऑफ कूलिंग है आपकी, ये स्फीयर की सर। इसकी ज्यादा होगी फिर हमारी क्यूब की ज्यादा हो जाएगी। फिर क्यूब का मास कम है और हीट लॉस को बराबर कर रहा है तो उसका टेम्परेचर तेजी से गिरेगा। इज इट क्लियर सबको? यस सर।
है ना, क्योंकि सरफेस एरिया सेम है तो मास इसका ज़्यादा है, और मास अगर ज़्यादा है तो फिर ये चीज़ कम हो जाएगी क्योंकि ये सेम है दोनों के लिए। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो इसको ना कल न्यूमेरिकल फॉर्म में कंटिन्यू करते हैं, इसके न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं, काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल हैं इसके। इसका मास ज्यादा होगा, उसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा ना फिर? नहीं, कैसे ज़्यादा होगा? हाँ सर, ओके ओके। कम होगा ना, सेम हीट लूज करेगा तो। सर ये क्या लिखा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू एम एस डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, थोड़ी ना तो फॉर्म। थीटा टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर एम एस डेल्टा टी होता है ना, अच्छा ओके ओके, तो डेल्टा थीटा लिख दिया मैंने उसको। अच्छा ओके। यस, सर आपने मास को वॉल्यूम से कंपेयर करा है? मैंने मास को, हाँ डेंसिटी क्योंकि सेम होगी, यस सर। सेम मटेरियल है तो वॉल्यूम से कंपेयर कर सकता हूँ। यस सर। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, चलिए फिर क्लास को नो स्टॉप, सर। क्लास को स्टॉप करते हैं यहीं पे, कल मिलते हैं फिर। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। वेरी गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।